चलो तो यार अब हम देखने वाले हैं आज MPS 003 का एक क्विक रिवीजन। ठीक है, ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली, मुश्किल से हम 10 मिनट के रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप एग्जाम से पहले देख रहे हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपको बताऊँगा वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वेलकम टू द MPS मैट्रिक्स एंड हम फर्स्ट टॉपिक पर अगर आएँ तो पोस्ट 1991 डेवलपमेंट। अब जैसे कि हम सब जानते हैं 1991 में ऐसा क्या हुआ जो हमको कुछ वहाँ पे रिफॉर्म लेने पड़े, है ना। हमने क्या रिफॉर्म लिए थे? LPG रिफॉर्म। LPG रिफॉर्म की क्या फुल फॉर्म थी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तीनों के अलग अलग मतलब थे, वो भी देखेंगे। पर ये रिफॉर्म लेने पड़े क्यों थे? क्योंकि हमारे पास आया था एक फाइनेंशियल BOP क्राइसिस। BOP मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ठीक है, जो हमारे पास सिर्फ 2 दिन के बचे थे। ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या कर मतलब हमने जो LPG रिफॉर्म करा उससे क्या क्या चेंजेस आए। ठीक है, हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी अभी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन से क्या हुआ? लिबरलाइजेशन से हमने डीरेगुलेट करा जो हमारे लाइसेंस राज था। ठीक है, जैसे कि जो हमको पहले इतने सारे लाइसेंसेस लगते थे या फिर पहले इतने सारे रेगुलेशन थी, ब्यूरोक्रेटिक डिलेस थे। ठीक है, जो ये सारी चीज़ें थी हमने इन सबको एलिमिनेट करने का ट्राई करा, ताकि जो लोग बिज़नेस कर सकते हैं वो आराम से बिज़नेस कर पाए, है ना। और जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग है इनको हमने इजी करा कि जो इंडस्ट्री है वो आराम से सेटअप हो पाए, और बाकी सारी चीज़ें। दूसरा हमने देखा प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में हमने PSU डिसइन्वेस्टमेंट करा। PSU मतलब पब्लिक सेक्टर यूटिलिटीज़ में हमने डिसइन्वेस्टमेंट करा। ठीक है, जिसकी वजह से टाटा कम्युनिकेशन का एक्सपेंशन और हुआ, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ऐसी कंपनीज़ का, VSNL, इन सब के जो है मतलब VSNL को हमने थोड़ा डिसइन्वेस्टमेंट करा, जिससे टाटा का बढ़ा। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ? हमारा जो इंडियन टेक्सटाइल फैक्टर है ये बढ़ा। ठीक है, हमारे जो इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट, FDI इनफ्लो, ये सारी जो चीज़ें ये सारी इम्प्रूव हुई। तो हमने पढ़ा 1991 वाले यूनिट में कि हमने कैसे 1991 में हमारे पास जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया हमने उसको कैसे हैंडल करा। ठीक है, 3 चीज़ों से। दूसरा जब हम देखते हैं कास्ट, पॉलिटिक्स एंड रीजनल आइडेंटिटी। इसमें सबसे ईजी मैंने बताया था कि इंडियंस डोंट वोट देयर कास्ट, इंडियंस कास्ट देयर वोट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, इंडियन जो है वो अपने कास्ट को वोट करते हैं, ना कि वोट कास्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे कि अगर मान लो आप कोई यादव हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि वो यादव को ही वोट करते हैं। अगर कोई और है, कोई और अगर है जैसे, ठीक है, तो वो अपनी उस आइडेंटिटी को ही कोट करते हैं। कोई शर्मा है तो शर्मा को ही वोट करेंगे। तो ऐसा होता है इंडिया में। तो क्या ऐसे इससे डेवलपमेंट हो सकती है? अब जैसे जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बता रखा है, सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस एंड थर्ड वाला कि वो सॉल्यूशन उसके, तो आप आराम से इसमें 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं सेम, बस इतनी सी बात के ऊपर। ठीक है, कि अगर मैं आपको बोलूँ कि इसका लाइक कास्ट को वोट करने का सिग्निफिकेंस क्या है, तो लोगों को लगता है कि उनके कास्ट के लोग आए तो उनको डेवलपमेंट में ज़्यादा हेल्प मिलेगी, है ना। उनको लगता है कि हमारी जो है लाइक हमारी कास्ट जो है वो सुपीरियर कास्ट है। इसके बाद चैलेंजेस क्या क्या आते हैं इसके अंदर? चैलेंजेस इसके अंदर आ जाते हैं कि इसके वजह से क्या होता है, हम एक तरीके से पर्सनल बायस देखते हैं। ठीक है, पर्सनल बायस देखते हैं कैसे कि जो एक सेम कम्युनिटी का, अगर मतलब सेम रीजन के अंदर ज़्यादा कम्युनिटी के लोग रहते हैं तो उसी को वो ही इलेक्शन जीतेगा एक तरीके से, है ना। अब सॉल्यूशन इन सब चीज़ों के क्या क्या हो गए? सॉल्यूशन हो गए जैसे कि हमको अवेयरनेस फैलाना, पॉलिटिकल अवेयरनेस करना, एजुकेट करना पीपल को। ठीक है, और क्या नाम है, हमको एक्चुअल में जो सारे ट्रांसपेरेंसी रखना कि जैसे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसमें एथिकल आइडेंटिटी, कास्ट और रीजनलिज्म, ये तीनों चीज़ों का रोल होता है। जिसमें एथिकल आइडेंटिटी आपको पता ही चल गया। एथनिक आइडेंटिटी क्या होता है? इंडिया में 2000 से ज़्यादा एथनिक आइडेंटिटी है। ठीक है, तो मतलब ऐसे तो हर रीजन में अपना एक एथनिक आइडेंटिटी वाला लीडर होना चाहिए, है ना। तो उससे क्या होगा? उससे हम डेवलपमेंट कर पाएंगे क्या? हम नहीं डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो यही सारी चीज़ें जो आपको आंसर में लिख के आनी होगी आज मतलब जब आपका कल पेपर है तो उसमें। अगला हम देखते हैं रिलीजियस पॉलिटिक्स। अब रिलीजियस पॉलिटिक्स क्या होता है? रिलीजियस पॉलिटिक्स मतलब कि जैसे हिंदुइज़्म, इस्लामिक और अपना क्रिश्चियनिटी, अब तीनों लोग जो है अपने अपने रिलीजियस को वोट करने लग जाए, या फिर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इन रिलीजन के नाम पे वोट मांगने लग जाए। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं एक लेफ्ट ओरिएंटेड जस्टिस पहले, जिसमें हम नेहरूवियन एरा देखते हैं, जहाँ पर हम एक थोड़ा सेकुलर नेचर देखते हैं। ठीक है, और मतलब एक सेकुलर नेचर देखते हैं। और अब हम जो देखते हैं थोड़ी राइटिस्ट टाइप की गवर्नमेंट देखते हैं, जहाँ पर हम थोड़ा एक लाइक एक कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व, ये सारी जो चीज़ें, इन सबको ज़्यादा देखते हैं कि हम एक रिलीजन को ज़्यादा बढ़ते हुए देखते हैं, बाकी सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी कम होती है। एंड जो लाइक जो राइट वाले लोग होते हैं वो मतलब उनकी आइडियोलॉजी क्या कहती है कि जो हमारा रिलीजन है वही नेशनलिज्म के बीच में इंटीग्रेट करना चाहिए। ठीक है,
तो ये होता है एवोल्यूशन ऑफ रिलीजियस पॉलिटिक्स, जो कि पहले नेहरूवियन एरा था, लेफ्ट ओरिएंटेड गवर्नमेंट से लेकर राइट ओरिएंटेड गवर्नमेंट तक। तो आपको आंसर में यही लिख के आना है। सबसे पहली चीज़ रिलीजियस पॉलिटिक्स क्या होता है, जो मैंने आपको बताया यहाँ पर अभी कि लोग अपने पॉलिटिकल पार्टी को वोट करें और पॉलिटिकल पार्टी भी इसी बेसिस पर अपने वोट मांगे, ठीक है। दूसरा मैंने बताया एवोल्यूशन बताया इसका कि पहले लेफ्ट थी देन राइट हुई, ठीक है। अब इसके बीच में एवोल्यूशन में आपको पता है, ये बीच में कांग्रेस, इन बीजेपी, कोई पार्टी उसमें आती है, इतनी डिटेल में जाना, आपको एक ओवरव्यू लिख के आना है बस वहाँ पर। अगला अगर हम देखें राइज ऑफ फेडरलिज्म, देखो फेडरलिज्म क्या होता है, जैसे मान लो आपकी फैमिली है, ठीक है। आपकी फैमिली में आपके फादर हैं, आपकी मदर है, ठीक है। अब बताओ फाइनल डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन होता है, मतलब मोस्टली केसेस में फादर होते हैं, ठीक है। तो फादर यहाँ पे क्या हो गए, फादर को आप मान सकते हैं यूनियन, जैसे कि जो पार्लियामेंट हो गया, ठीक है, जैसे कि जो हमारे IAS वगैरह हो गए, जो सेंटर के वो है, मतलब सेंटर के कैरेक्टर्स है ना, तो वो हो गए हमारे यूनियन, ठीक है। सेकंड चीज़ होगी मदर के पास पावर नहीं है क्या, मदर के पास भी काफ़ी पावर होती है, बट फादर के कंपैरिजन में कम होती है जनरली देखा जाए। ऐसे मैं लाइक स्टीरियोटाइप नहीं बना रहा, बट इन दैट सेंस, ठीक है। तो मदर को आप मान सकते हैं स्टेट, जहाँ पर थोड़ी रिलेटिवली कम पावर है, और जो फादर के पास है वो रेवेन्यू कलेक्शन, डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, जो बाहर की सारी चीज़ें वो देखते हैं, कल्चरल गवर्नेंस, से ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसमें हम एक चीज़ देखते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, मतलब दोनों के बीच में कोऑपरेशन होना, जैसे दोनों मिलके कोई एक डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर सेंटर ने कोई रूल बनाया, तो स्टेट उसको अपने एंड पे भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है, अपनी तरफ से भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। ये हो गया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब यूनियन और स्टेट में से ज़्यादा पावरफुल कौन रहता है, यूनियन ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। इसलिए हमारा जो हमारा इंडिया का जो फेडरलिज्म का नेचर है वो क्वासी फेडरलिज्म है, ठीक है। क्वासी फेडरलिज्म मतलब जो हमारा फेडरलिज्म है, मतलब पावर जो है वो इक्वली डिवाइड नहीं हो रखी, बल्कि यूनियन की जगह पर ज़्यादा पावर है एंड स्टेट के पास थोड़ी कम पावर है। जैसे कि इमरजेंसी आपने देखा होगा लद्दाख में, मणिपुर में, यहाँ पर बार बार प्रेसिडेंट रूल लग जाता है और बाकी सारी चीज़ें हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये यूनियन के अंडर में आती है, तो इसलिए हम इसको क्वासी फेडरलिज्म बोलते हैं। अगली चीज़ अगर हम देखें एवोल्यूशन ऑफ मीडिया, तो मीडिया में क्या एवोल्यूशन आया, इसके ऊपर क्वेश्चन देखो 100% आएगा ही आएगा। देखो सबसे पहले एंशिएंट टाइम की अगर बात करें, जैसे 500 BC, 4th BC, 5th BC, ऐसे करके ये सारी चीज़ें, इन सब में अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो मतलब कोई प्रिंट मीडिया होती नहीं थी, है ना, कोई मीडिया नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। तो इस टाइम पे लोग कैसे डिस्कस करते थे सारी चीज़ें, तो इस टाइम पे क्या होता था, डायरेक्ट वॉइस का यूज़ करते थे। जैसे कि एक आदमी खड़ा हुआ और वो सबको बता रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ, हमारे राज्य में, हमारे दरबार में क्या जो भी डिसीजन लिए वो सारे क्या कहते हैं, ठीक है। फिर आया प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया कब आया, थोड़ा मेडिवल मॉडर्न टाइम पे, थोड़ा इस टाइम पीरियड में आया प्रिंट मीडिया। अब प्रिंट मीडिया में क्या चीज़ देखते हैं, अगर आप भी अभी देखो, अभी आप पैसे देके आराम से कुछ भी अपने न्यूज़पेपर में छपवा सकते हैं, ठीक है। तो क्या उस टाइम पे नहीं छपवा सकते होंगे, तो प्रिंट मीडिया जो थी वो कंट्रोल करना बहुत ईजी थी, ठीक है। कंट्रोल करना इतनी ईजी थी कि फिर उसके ऊपर से ट्रस्ट उठता गया लोगों का, ठीक है। तो फिर एवॉल्व होते हुए अब हम आ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लस प्रिंट मीडिया, दोनों मीडिया के ऊपर, या फिर डिजिटल मीडिया भी, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ है सोशल मीडिया, ठीक है। तीनों चीज़ों को मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कवर करूँगा। एक होती है प्रेस, एक होती है सोशल मीडिया एंड एक होती है प्रिंट मीडिया और उसके साथ एक मैगजीन्स भी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब जो अवेलेबल है ये है। तो अब आपको करंट टाइम पे तो प्रेस के क्या हाल है और सोशल मीडिया के क्या हाल, मतलब इन सब के आपको पता ही है प्रेजेंट टाइम पे, है ना, कि सोशल मीडिया पे अब सब कुछ हमको न्यूज़ मिलती है, प्रेस पे हमको कुछ न्यूज़ ही नहीं मिलती जो हम न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, ठीक है। प्रिंट मीडिया में भी कुछ काम का नहीं आता, प्रिंट मीडिया भी एक तरीके से प्रोपेगेंडा ही बन चुकी है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है अब आपको ऐसे ही आंसर में लिख के आने की, सबसे पहले डायरेक्ट वॉइस यूज़ होती थी, देन प्रिंट मीडिया, देन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। फिर हम आगे देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ईजी सी डेफिनेशन मैंने यहाँ आपको दे रखी है, मीटिंग द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर, ठीक है। जैसे मान लो आपके फादर के पास वाटर था, ठीक है, तो आपके पास वाटर की अवेलेबिलिटी है, बट क्या आपकी आने वाली जनरेशन के पास है, तो यही बताता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर उनके पास है तो मतलब आप अच्छे से यूज़ कर रहे हो, अगर उनके पास नहीं है मतलब आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं किया, ठीक है। इसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल इक्विटी, ठीक है। तीनों में क्या क्या आता है, एनवायरनमेंट मतलब कि एनवायरनमेंट की हेल्थ में ध्यान दें, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मतलब कि हम जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके ऊपर इतना अल्टर ना आने दें, ठीक है, कि स्टेबल जॉब्स हो, फेयर वेजेस हो, इन सब चीज़ों के ऊपर। और सोशल इक्विटी मतलब सब इक्वल है, कि हेल्थ केयर सबको मिलना चाहिए, एजुकेशन सबको मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मुझे लगता है आपको अच्छे से आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
पीजेंट्स एंड फार्मर्स मूवमेंट, ठीक है। अब देखो ये इस पर भी क्वेश्चन आते आता है, जैसे मीडिया के ऊपर 100% क्वेश्चन आएगा। पीजेंट्स एंड फार्मर मूवमेंट के क्वेश्चन के ऊपर क्या आएगा कि एवोल्यूशन बताओ इस चीज़ का। तो सबसे पहले क्या होता था, जब ब्रिटिश राज था हमारे इंडिया पर, तो उस टाइम पर फेमीन्स होते थे। फेमीन्स क्या होते हैं, भुखमरी, ठीक है, खाना खत्म हो जाना, ड्रॉट्स पड़ गए, ये सारी चीज़ें हो जाना, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता था, रिवोल्ट होते थे जब भी पीजेंट मूवमेंट होते थे। मूवमेंट मतलब जो धरने पे बैठते लोग या फिर ऐसे गवर्नमेंट के साथ वो करते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें थी उस टाइम पे होती थी। तो अब पहले की होती थी फेमिन की वजह से। फिर क्या हुआ, इंडिया आज़ाद हो गया। अब आज़ाद हुआ, लेकिन क्या था, जो सब्सिडीज़ कह रहा हूँ, जो फर्टिलाइज़र थे, पेस्टिसाइड्स थे, ये सारे सीड्स थे, इन सब के जो थे प्राइसेस बहुत हाई थे। तो अब किसान ऐसे अन्न उगाएगा कैसे, है ना। तो अब जो रिवोल्ट होने शुरू हुए वो इसकी वजह से शुरू होने हुए, ठीक है, कि हाई प्राइसेस की वजह से और ये सारी चीज़ों की वजह से। उसके बाद क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन आया। अब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन ने सारी चीज़ों के प्राइस कम कर दिए। जो हाई सीड्स थे वो सारे अवेलेबल करा दिए, ठीक है, पेस्टिसाइड के प्राइस कम करे, और जो अपना फर्टिलाइजर उनके प्राइस कम करे, सब कुछ प्राइस कम कर दिया, ठीक है। बट और इन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव भी लिया एमएसपी का, ठीक है। एमएसपी क्या था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जहाँ पर आप फार्मर को एक मिनिमम प्राइस के ऊपर जो भी वो उगाता था आप उसको पे करते थे, ठीक है। बट अब क्या हुआ, फार्मर्स ने बोला यार मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो आप दे रहे हो वो हमारे लिए सफिशिएंट है ही नहीं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो अभी के रिवोल्ट देखने को मिले होंगे आपको, जो लाल किला के ऊपर रिवोल्ट हुआ था, जो दिल्ली चलो आंदोलन करके चला था, है ना। तो ये सारे जो रिवोल्ट थे, ये सारे रिवोल्ट हुए अब एमएसपी के ऊपर। तो आपको समझ आ रहा होगा, पहले होते थे फेमेन्स की वजह से, फिर होते थे प्राइस बहुत ज़्यादा थे इसकी वजह से, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसके टाइम पे थोड़ा ठीक हुआ, बट उसके बाद वापस रहता है एमएसपी की वजह से, ठीक है। अब दो और टॉपिक आते हैं, WID और GAD। WID होता है वुमेन इन डेवलपमेंट और GAD होता है जेंडर एंड डेवलपमेंट। वुमेन इन डेवलपमेंट आपको याद होगा कि होता है कि जैसे वुमेन को बस डेवलपमेंट की प्रोसेस में ऐड करना। जैसे कि मैंने वुमेन को एक मेट्रो में फ़र्स्ट कोच दे दिया, ठीक है, फ़र्स्ट कोच मैंने वुमेन के लिए रिज़र्व कर दिया। तो कैसे वुमेन का डेवलपमेंट हुआ, इससे वुमेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब जेंडर एंड डेवलपमेंट क्या होता है, मैंने वुमेन को ट्रेन करा कि वो बाकी चीज़ों में भी, जैसे बाकी जॉब्स में स्किल्ड जॉब जो होती है, ठीक है, जो IT सेक्टर्स की जॉब होती है, इन सब जो सेक्टर्स की जॉब है इनके लिए मैंने उनको ट्रेन करा, ठीक है। तो यही इसका मतलब है, बेसिक मतलब यही है। क्वेश्चन आता है कि दोनों में से किसी एक के ऊपर आ जाएगा, आपको लिख के दोनों चीज़ें आनी पड़ेगी। एग्जाम्पल आप खुद से बहुत सारे बना के लिख सकते हो इसी चीज़ के ऊपर, ठीक है, कि वुमेन इन डेवलपमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, वुमेन इन डेवलपमेंट में चैलेंजेस क्या आते हैं, कि पैट्रियार्कल सोसाइटी है और ये सारी चीज़ें, है ना। सॉल्यूशन में क्या आता है कि हम क्या नाम है पहले एजुकेट करें, उसके बाद अवेयरनेस फैलाएं, और ये सारी चीज़ें जो होगी। उसके बाद अगर हम वन ऑफ द लास्ट टॉपिक्स के ऊपर आए तो जुडिशरी। अब जुडिशरी में देखो, जुडिशरी में 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, जुडिशियल ओवररीच क्या होता है। तो मान लो कि मैंने आपको बोला कि एक शादी है, ठीक है, इस शादी में खाना बन रहा है। तो मैंने आपको बोला कि यार एक खाना जो बन रहा है आप एक बार जाके देख लोगे कि खाना सही बन रहा है नहीं बन रहा है, ठीक है। तो आप गए इस खाने वाले के पास और हलवाई के पास जाके खड़े हुए, ठीक है। तो आपने जाके बोला कि मतलब देखा कि ठीक है खाना ठीक बन रहा है, फिर आपने टेस्ट करा तो आपने कहा यार थोड़ा नमक कम है, ठीक है। तो आपने बोला कि एक काम करो नमक डाल दो, ठीक है। तो जो आपने सबसे पहले जाके बस टेस्ट करा वो हो गया जुडिशियल रिव्यू, कि आपने एक रिव्यू ले लिया। आपने बोल दिया नमक डाल दो, मतलब आपने उसके डायरेक्टिव भी दे दिया कि आपको काम कर लो, ठीक है। तो वो हो गया जुडिशियल एक्टिविज्म। उसके बाद अगले आता है जुडिशियल ओवररीच। ओवररीच कब आएगा, अब आपने नमक डाल दिया, आपने फिर से टेस्ट करा, आपको मज़ा नहीं आया, तो आपने बोला अब तुम हटो भाई, अब मैं ही बनाता हूँ खाना दो, ठीक है। तो ये होगा जुडिशियल ओवररीच। जो आपका काम था भी नहीं, आपने वो भी करने पर आ गए, ठीक है। तीनों में से किसी एक के ऊपर क्वेश्चन आएगा, सेम आपको काफ़ी कुछ पता है इसके बारे में, आप आराम से आंसर लिख सकते हो इसके ऊपर। अगला आता है रीजनलिज्म एंड अनइवन डेवलपमेंट। क्या होता है रीजनलिज्म? रीजनलिज्म का मतलब सिंपल होता है कि एक जगह पे ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाना, यहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, और एक जगह पे कम डेवलपमेंट रहना, ठीक है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि लोगों को लगता है उनकी एथनिक आइडेंटिटी के ऊपर हार्म हो जाएगा, ठीक है, उनकी जो लाइक रूट्स है वो ख़राब हो जाएंगी, और ये सारी जो चीज़ें इनकी वजह से होता है रीजनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। इसमें बस ये नहीं आता एक जगह ज़्यादा डेवलपमेंट एक जगह कम डेवलपमेंट, इसके अलावा ये भी कॉन्सेप्ट आता है जैसे मान लो अर्बन एरिया से दूर कोई एरिया है ना, तो इस एरिया में रीजनलिज्म हो गया क्योंकि यहाँ पे वायर नहीं जा सकते, टेलीकॉम कम्युनिकेशन नहीं जा सकता, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें भी रीजनलिज्म के अंदर ही आती है, ठीक है। तो इंडिया में रीजनलिज्म का बहुत बड़ा इशू है। क्यों? क्योंकि इंडिया में इतनी सारी एथनिक आइडेंटिटीज़ है एंड वो सारे नहीं चाहते कि हम डेवलपमेंट करें। जैसे आपने नक्सलिज्म का अगर कॉन्सेप्ट देखा हो, माओइज्म का देखा हो, ये सारे कॉन्सेप्ट भी इसी के एक टाइप है, ठीक है, कि लोग अपने आप को डेवलप्ड एरिया से अलग ही मान के चलते हैं फिर, ठीक है। तो ये होता है रीजनलिज्म। तो यही था आज की वीडियो में।
ये रिवीजन वीडियो थी और आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इन सब चीज़ों के ऊपर आप 300 से 500 वर्ड का क्वेश्चन ईजिली लिख के आ सकते हैं अगर आप फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे जो मैंने आपको बताया। और सब्सक्राइब वगैरह तो देखना है, अगर पसंद आया तभी करना। बाकी कल पेपर है, आप सभी को ऑल द बेस्ट। एंड बाकी कोई डाउट वगैरह कुछ भी हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं कल सुबह तक आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।